हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो बच्चों, वेलकम ऑल ऑफ यू एट मोशन एजुकेशन। और आज के लेक्चर में हम डील करेंगे लेक्चर नंबर 3, जो कि हमारे चैप्टर का है, जो कि हमारे कार्बनिक रसायन का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स। तो पिछले अध्याय में हमने इस चैप्टर के परिचय के बारे में और हमने वर्गीकरण किस बेसिस पर किया, ये हमने अपने पहले 2 अध्याय में जाना। हमने कुछ नाम पद्धति के बारे में भी जाना, जो कि हम कक्षा 11वीं में भी पढ़ चुके हैं। आपने नोमेनक्लेचर पढ़ा हुआ है। आईयूपीएससी के अकॉर्डिंग कुछ नियम होते हैं जिनको हमको फॉलो करके हमको आईयूपीएससी के हिसाब से किसी भी कंपाउंड की नाम पद्धति करनी पड़ती है। तो आज उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम नाम पद्धति को और विस्तार में पढ़ेंगे। कुछ उदाहरण हम करेंगे ताकि हमको क्लियर हो कि किसी भी विलय का नाम हम कैसे देंगे, उसका नामकरण हम कैसे करेंगे। इसी के साथ हम लोग आज के लेक्चर में जानेंगे कि सी बंध एक्स आबंध की प्रकृति कैसे होती है। आपने देखा कि कोई भी कार्बन जो है वो हैलोजन के साथ मिलके हेलो एल्केन बनाता है। तो वो हेलो एल्केन जो बनता है, उसमें हेलो एल्केन के बीच में जो बॉन्ड है, जो आबंध है, उसकी प्रकृति कैसी होगी, उसका नेचर कैसा होगा। प्रकृति और नेचर में हम जानेंगे कि उसकी भौतिक अवस्था कैसी होती है, उसका तापमान कैसा होता है, उसकी लंबाई कैसी होती है, या फिर उसको बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें ऊर्जा की जितनी जरूरत पड़ती है। ये सारे पैरामीटर्स के ऊपर हम आज के लेक्चर में बात करेंगे। तो हम शुरू करते हैं नाम पद्धति से। नाम पद्धति के बारे में थोड़ा डिटेल में मैं आपको पिछले लेक्चर में बता चुकी हूं, उसी को कंटिन्यू करते हुए हम जानेंगे आज कि हम नाम पद्धति कैसे करेंगे। तो बच्चों, आपने देखा कि हैलोजन किसी भी कार्बन के साथ मिलके जो कंपाउंड बनाता है, उसको आपने हेलो एल्केन बोला। मैंने एक सिंपल सी बात आपको बताई थी कि R और X, यहां पर ये जो R है, ये R आपका कहलाता है एल्काइल समूह। इसको आप क्या कहोगे? एल्काइल समूह। और ये जो X होता है आपका, ये X होता है आपका फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। और लिखने का तरीका RX, लेकिन पढ़ने का तरीका कैसा? जब हम इसका नामकरण करेंगे तो हम पहले X को बोलते हैं, बाद में हम R वाली चेन के कार्बन की संख्या को गिन के ही उसका नामकरण करते हैं। लेकिन बच्चों, एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर जो आई है वो क्या है कि यदि आपके पास समान हैलोजन परमाणु युक्त डाई हेलो यौगिक में दोनों हैलोजन परमाणु श्रृंखला के एक ही कार्बन पर स्थित हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। यहां पर हमें कहा गया है कि हमको हैलोजन लगाना है। X होता है आपका हैलोजन ग्रुप। अगर ये X आपका एक ही कार्बन पे मौजूद है, यहां पर बात क्या हुई है कि ये आपके कार्बन हो गए और आपके पास में इन दोनों कार्बन में 2 हैलोजन ग्रुप लगे हैं। वो 2 हैलोजन ग्रुप में कोई भी ले सकती हूँ, 2 फ्लोरीन भी ले सकती हूँ, 2 क्लोरीन भी ले सकती हूँ, 2 ब्रोमीन भी ले सकती हूँ, और या फिर मैं 2 आयोडीन भी ले सकती हूँ। तो मैंने लिया कि मैं 2 क्लोरीन लेके चल रही हूँ। तो बच्चों, यहाँ पर ये क्लोरीन यहाँ पर लगा है और ये क्लोरीन यहाँ लगा है। ठीक है, आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि ये क्लोरीन आपका यहाँ और ये क्लोरीन आपका यहाँ। तो आप देख सकते हो कि दोनों हैलोजन ग्रुप आपके पहले वाले कार्बन पर ही लगे हैं, एक ही कार्बन पे लगे हैं। तो अगर मैं इसका नामकरण करती हूं आईयूपीएससी के हिसाब से, तो बच्चों आईयूपीएससी के हिसाब से अगर मुझे इसका नामकरण करना है तो इस विलय का नामकरण होगा 1,1-डाइक्लोरोइथेन। क्या नाम होगा? 1,1-डाइक्लोरोइथेन। देखिएगा दोबारा से यहां पर कार्बन की संख्या है 1 और 2। आप देख सकते हो कार्बन की संख्या कितनी है, यहाँ पर कार्बन मेरे पास में है 2। तो बच्चों 2 कार्बन है, इसका मतलब डाइक्लोरो होगा, क्योंकि 2 कार्बन है। वो दोनों कार्बन पहले वाले कार्बन पर ही स्थित हैं। दोनों क्लोरीन के ग्रुप आपके पहले वाले कार्बन पर ही स्थित हैं। साथ में कार्बन की संख्या है 2, तो हम 2 कार्बन को कहते हैं इथेन। और इथेन क्यों बोला? क्योंकि सबके बीच में जो यहाँ पर बंध है वो एकक बंध है, सिंगल बॉन्ड है। तो मुझे इसका आईयूपीएससी के हिसाब से नाम लिखना है, तो मैं क्या लिखूंगी? 1,1
डाइक्लोरो 1,1 डाइक्लोरो इथेन। क्लियर है? 1,1 डाइक्लोरो इथेन। क्यों डाइक्लोरो बोला? क्योंकि 2 क्लोरीन है। और 1,1 क्यों बोला? क्योंकि वो 1 वाली पोजीशन पे ही है। और इथेन क्यों बोला? इथेन इसलिए बोला क्योंकि यहाँ पे 2 कार्बन है। ठीक है। अब बच्चों ये जो मैंने इसका नामकरण किया, ये मैंने IUPAC पद्धति के हिसाब से किया। लेकिन आपको ध्यान होना चाहिए कि जब भी हम किसी विलय का नामकरण करते हैं तो वहां पर पद्धति एक तो IUPAC चलती है, एक सामान्य चलती है। तो सामान्य को हम कॉमन नेम भी कहते हैं। सामान्य को हम क्या कहते हैं? कॉमन नेम। तो यहां पर किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को, किसी भी कार्बनिल कंपाउंड को, कार्बनिक रसायन को लिखने के लिए आपके पास में 2 नियम है। या तो आप उसको IUPAC के हिसाब से लिखो या फिर आप उसको सामान्य नाम लिखो। सामान्य नाम हमको याद करने पड़ते हैं और IUPAC का निर्माण हम रूल्स के हिसाब से करते हैं। अब अगर मुझे इस कंपाउंड का सामान्य नाम देना है, जो कि मैंने बोला कॉमन नाम, तो बच्चों अगर मैं इसका कॉमन नाम दूंगी तो इसका जो कॉमन नाम होगा वो होगा इथेलिडिन। क्या होगा? इथेलिडिन। तो हम इसका नाम देंगे कॉमन एथिलिडिन। तो इस कंपाउंड का नाम क्या हुआ? एथिलिडिन। इसका कॉमन नाम हो गया। और 1,1 डाइक्लोरो इथेन, इसका क्या नाम हो गया? इसको आप क्लोरो एथिलिडिन भी बोल सकते हो। और 1,1 डाइक्लोरो इथेन इसका IUPAC के हिसाब से नाम हो गया। लेकिन यहाँ पे हमें नियम में क्या कहा गया है? यहां नियम ये कह रहा है कि आपका अगर हेलोजन ग्रुप एक ही कार्बन पे मौजूद है, इस उदाहरण में आप देख सकते हो कि मैंने दोनों क्लोरीन को एक ही कार्बन पे लगाया है। डाई हेलोजन मतलब 2 हेलोजन, दोनों हेलोजन एक ही कार्बन पे हैं। तो बच्चों अगर दोनों कार्बन आपके एक ही पर हैं तो उसको आप बोलते हो जैम डाई हैलाइड। और हम इसको पोजीशन को, इसको हम जेमिनल भी कहते हैं। अगर एक ही कार्बन के ऊपर आपके दोनों ग्रुप मौजूद हैं, पहले वाले कार्बन पे डाई हेलोजन ग्रुप है, इसको हम बोलेंगे डाई हेलोजन ग्रुप। अगर ये डाई हेलोजन ग्रुप एक ही कार्बन पे मौजूद है तो हम इसको बोलेंगे जेमिनल डाई हैलाइड, या फिर हम इसको ये कहेंगे जैम डाई हैलाइड। तो इसके 2 नाम हो गए। एक हम इसको कहेंगे जैम डाई हैलाइड, या फिर हम इसको बोलेंगे जेमिनल डाई हैलाइड। क्लियर बच्चों? कब पोजीशन को जैम कहा जाएगा? अगर पहले वाले कार्बन पे, एक ही कार्बन पे दोनों हेलोजन ग्रुप, डाई हेलो ग्रुप एक साथ उपस्थित है, एक साथ वहां पर प्रेजेंट है, तो आप उसको बोलोगे कि वो पोजीशन हो गई आपकी या तो जैम डाई हैलाइड या फिर आप उसको बोलोगे जेमिनल डाई हैलाइड। एक ही कार्बन पे 2 हेलो ग्रुप, जेमिनल पोजीशन कहलाएगी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे नियम की तरफ। यदि हैलोजन परमाणु श्रृंखला के 2 निकटवर्ती कार्बन परमाणुओं पर उपस्थित हो तो उन्हें आप जैम नहीं कहेंगे, उन्हें हम विसिनल डाई हैलाइड कहेंगे। क्या कहेंगे? विसिनल। ठीक है। अभी मैंने आपको एक ही कार्बन के ऊपर 2 हेलोजन ग्रुप लगा के बताए। अब मैंने क्या किया? मैंने यहाँ पर 2 कार्बन लिए। अब ये दोनों कार्बन पे आपके जो हेलोजन ग्रुप है ना, वो अलग अलग पे लगे हुए हैं, एक ही कार्बन पे नहीं है। दोनों कार्बन निकटवर्ती हैं। ऐसा नहीं है कि एक कार्बन मैंने यहाँ पर लिया, इसके ऊपर X लगाया, और एक कार्बन मैंने इसके ऊपर X लगाया। ये पोजीशन आपकी बिल्कुल नहीं चलेगी, क्योंकि नियम ये कहता है कि हमें कार्बन कैसा लेना है? हमें दोनों कार्बन निकटवर्ती लेने हैं, मतलब दोनों कार्बन एक दूसरे के पास होने चाहिए। तो यहाँ पर हमें इस कंडीशन को नहीं लेना है, क्योंकि कंडीशन हमें क्या कही गई है कि कार्बन हमारे कैसे हो? कार्बन हमारे निकटवर्ती हो। दोनों कार्बन पास पास में हैं। आपने यहाँ पर दोनों हेलोजन ग्रुप लगा दिए। ये क्या है आपके? ये आपके डाई हेलोजन है। ठीक है। अब बच्चों दोनों हेलोजन ग्रुप अलग अलग कार्बन पे मौजूद हैं, उपस्थित हैं, तो आप इनको अब जैम नहीं कहोगे, आप इनको क्या कहोगे? ये हो गए विसिनल डाई हैलाइड।
या फिर आप इनको विसिनल हैलाइड भी कह सकते हो, क्योंकि डाई हैलाइड हम इसलिए कहते हैं क्योंकि हमने यहाँ पे 2 हैलोजन ग्रुप को यूज में लिया है। क्लियर है? तो 2 पोजीशंस हो गई, एक हो गई जेमिनल, एक हो गई विसिनल। तो हमें यहाँ पर बिल्कुल ध्यान में रखना है कि हम 2 पोजीशंस की बात कब करेंगे, एक हो गया आपका जेमिनल और एक हो गया आपका विसिनल। तो जेमिनल का मतलब ये है कि एक ही कार्बन के ऊपर X लगा हुआ, और विसिनल का मतलब 2 कार्बन निकटवर्ती हो और निकटवर्ती कार्बन के ऊपर X और X लगा हुआ। क्लियर है? चलिए, अब यहां पर जो मैंने कंपाउंड लिखा, मुझे इसका नामकरण भी करना पड़ेगा, तो IUPAC और सामान्य नाम के रूप में हम इसका नामकरण करते हैं। तो यहां हमने उदाहरण लिया ये, ठीक है। अब आप यहाँ पर X लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ पर X की जगह पे क्लोरीन लगा रही हूं। आप यहाँ पर कोई भी हैलोजन का यूज कर सकते हो, फ्लोरीन भी लगा सकते हो, ब्रोमीन भी लगा सकते हो, या फिर आप यहाँ पर आयोडीन भी लगा सकते हो। अब बच्चों, इसको मुझे 2 रूप से नामकरण करना है, एक तो आपका IUPAC और दूसरा इसका सामान्य नामकरण। ठीक है, तो 2 प्रकार से हम इसका नामकरण करेंगे। पहले हम IUPAC की बात करेंगे, फिर हम सामान्य नामकरण की बात करेंगे। अब आप देखिए कि अगर मैं इस विलय को IUPAC के नियम के हिसाब से नाम देती हूं, तो मुझे यहां पर लिखना पड़ेगा कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2। अब आप सबको पता है कि 2 कार्बन को हम इथेन कहते हैं, लेकिन 1 और 2 दोनों पोजीशंस पे क्लोरीन लगा हुआ है, तो अब हम यहाँ पर बोलेंगे 1,1 डाइक्लोरोइथेन। तो IUPAC के हिसाब से इसका नाम क्या हुआ, 1,2 डाइक्लोरो इथेन, या फिर आप इसको कभी कभी एथिन भी लिखते हो। तो इथेन और एथिन दोनों ही इसके सही नाम है। तो बच्चों, इस कंपाउंड की IUPAC क्या हुई, इस कंपाउंड की IUPAC हुई 1,2 डाइक्लोरो। क्यों डाइक्लोरो? क्योंकि यहाँ पर मेरे पास में 2 क्लोरीन उपस्थित है, तो 1,1 डाइक्लोरो और 2 कार्बन थे, इसलिए मैंने इसका नाम क्या दिया, इसका नाम मैंने दिया इथेन। तो इस कंपाउंड का नाम हुआ 1,1 डाइक्लोरोइथेन। क्लियर? चलिए, अब ये हमें पता है कि इसका जो सामान्य रूप से अगर आप नाम देते हो, तो ये पोजीशन विनाइल है, तो इसको आप विसिनल डाइहैलाइड भी कहते हो। विसिनल डाइहैलाइड, ये इसका नाम है। विसिनल पोजीशन क्यों बोली हमने? क्योंकि यहाँ पर 2 हैलोजन ग्रुप 2 समीपवर्ती या फिर निकटवर्ती कार्बन के ऊपर उपस्थित हैं। अब बात आती है इसका सामान्य नाम देने की। क्योंकि हमें इसका सामान्य नाम देना है, तो सामान्य नाम आपको याद रखना पड़ता है। IUPAC के हिसाब से ये नाम नहीं चलता। तो बच्चों, इसका जो सामान्य नाम होगा वो होगा आपका क्लोरोइथेन। क्या नाम होगा? क्लोरोइथेन, या फिर आप इसको डाइक्लोरोइथेन भी कह सकते हो और डाइक्लोरोएथिन भी कह सकते हो। जब मैंने आपको पहला जैम वाला बताया था, तो वहां पर हमने इसका नाम लिखा था क्लोरोएथिलिडिन, लेकिन यहाँ हम इसका नाम लिखेंगे क्लोरोएथिन। तो इसका सामान्य नाम क्या हुआ? डाइक्लोरो, क्योंकि 2 क्लोरो हैं, और आप इसको बोलोगे एथिन। जब हम सामान्य नाम लिखते हैं तो वहां पर हमको पोजीशन बताने की जरूरत नहीं होती, वहां पर 1,1 1,2 हमें कुछ भी लिखना नहीं पड़ता। तो पूरा नामकरण 2 पद्धतियों के ऊपर आधारित है, एक हो गई IUPAC की पद्धति और दूसरी हो गई आपकी सामान्य पद्धति। तो उसी के हिसाब से हमारे पास कुछ उदाहरण और हैं जिन्हें हम आगे के लेक्चर में कंटिन्यू कर रहे हैं। तो देखते हैं कि कैसे हम किसी भी वलय का नाम लिखेंगे। चलिए बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं हम अब कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स के साथ जिनके हमें यहाँ पर फॉर्मूला गिवन है, और हमें उनका क्या लिखना है, हमें उनका सामान्य नाम और हमें उनके IUPAC नेम की चर्चा करनी है। तो IUPAC नेम, तो हमने जैसे रूल्स पढ़े उन नियमों के हिसाब से हम इनकी नाम पद्धति करेंगे, और कॉमन नेम जो है, जो सामान्य नाम हमारे हैं, वो नाम हमें यहाँ पर ध्यान रखने होंगे उसके प्रारूप के हिसाब से। तो शुरू करते हैं हमारे कुछ कंपाउंड्स के साथ जो आपको इस टेबल में गिवन है। तो देखिए, आपका फर्स्ट कंपाउंड क्या है यहाँ पर बच्चों। जो हमारा फर्स्ट कंपाउंड है वो है CH3CH2CHClCH3। क्लियर? तो जब मैं यहाँ पर इस चेन को
नाम देना शुरू करूंगी, नंबरिंग देना शुरू करूंगी, तो नंबरिंग हम देते हैं यहां से। तो ये हुआ आपका पहला कार्बन, ठीक है, ये हो गया आपका दूसरा कार्बन, ये हो गया आपका तीसरा कार्बन, और ये हो गया आपका चौथा कार्बन। अब आप यहाँ पर क्या देखते हो कि आपका जो सेकेंड नंबर वाला कार्बन है उस पर आपका क्लोरीन ग्रुप अटैच है। तो जब मैं IUPAC पद्धति के हिसाब से इसका नाम लिखूंगी तो इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा 2-क्लोरो-ब्यूटेन। क्या नाम होगा, 2-क्लोरो-ब्यूटेन। ओके, मेथ 8-प्रोप-ब्यूट, क्योंकि यहाँ पर 4 कार्बन है, मेथ 8-प्रोप-ब्यूट, तो इसका नाम हुआ 2-क्लोरो-ब्यूटेन। अब अगर मुझे इसके सामान्य नाम की बात करनी है तो सामान्य नाम में हम क्या करते हैं, जो ब्यूटेन होता है, क्योंकि यहाँ पर 4 कार्बन है तो हम इसको ब्यूटाइल बना देंगे, क्योंकि यहाँ पे क्लोरीन ग्रुप अटैच है तो हम उसको क्लोराइड लिखेंगे, और ये जो क्लोरीन अटैच है वो हमारा सेकेंडरी पोजीशन पे अटैच है तो हम इसको सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड कहेंगे। तो इसका सामान्य नाम क्या हुआ, इसका सामान्य नाम हुआ बच्चों सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड। क्लियर। तो अगर हम IUPAC की बात करेंगे तो इसका नाम हुआ 2-क्लोरोब्यूटेन, और अगर मैं सामान्य नाम की चर्चा करूंगी तो इसका नाम होगा सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड। ओके, चलिए अगले स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर CH3 ब्रैकेट में 3 लिखे हुए हैं और वो C के आसपास है। ओके, और एक आपका गिवन है CH2Br। तो अगर मैं इसका स्ट्रक्चर फॉर्म करूं तो इसका स्ट्रक्चर मुझे कुछ इस तरीके से बनाना पड़ेगा, CCH2Br। ओके, और हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि CH3 3 ब्रैकेट में गिवन है तो हमें 3 CH3 को इस तरीके से लगाना होगा। ओके, अब यहां पर अगर मैं सबसे लंबी श्रृंखला कार्बन की यहां पर अगर मैं चयन करती हूं तो मुझे इस कार्बन को 1 नेम देना पड़ेगा, इसको 2 और इसको 3। क्लियर। अब बच्चों आप यहां देख सकते हो ये 1 पे आपका ब्रोमो ग्रुप अटैच है और 2 पे आपके 2 मिथाइल है। तो मुझे इसका नाम क्या लिखना पड़ेगा, अगर मैं IUPAC के हिसाब से चलूं तो इसका नाम होगा 1 ब्रोमो, क्योंकि 1 पे क्या है, 1 पे आपका ब्रोमीन ग्रुप अटैच है। सेकेंड वाले कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप आपके अटैच हैं, तो 1 ब्रोमो के बाद हम इसको लिखेंगे 2,2 डायमिथाइल। ओके, और क्योंकि ये 3 कार्बन की श्रृंखला है तो मुझे इसका नाम क्या लिखना पड़ेगा, मेथ 8 प्रोप, तो इसका नाम होगा प्रोपेन। इसका नाम क्या होगा, 1 पे आ गया आपका ब्रोमो, 2 पे हो गए आपके डायमिथाइल, और क्योंकि ये कार्बन के 3 कार्बन की चेन है तो इसका नाम होगा मेथ 8 प्रोप, तो इसका नाम हुआ प्रोपेन। क्लियर। चलिए अब इसके सामान्य नाम की बात करते हैं। अगर मुझे इसका सामान्य नाम यहाँ पर देना है तो सामान्य नाम आप जानते हो कि सामान्य नाम को देने के लिए हमें पहले कार्बन को हम काउंट कर लेते हैं। तो आप देखोगे कि यहाँ पर कार्बन कितने हैं, टोटल आपके पास में 5 कार्बन है, और ये जिस फॉर्म में अटैच है हम इसको बोलेंगे कि इसका स्ट्रक्चर जो है वो नियो स्ट्रक्चर है। तो मुझे इसको लिखना पड़ेगा नियो। ओके, ये स्ट्रक्चर हुआ आपका नियो। नियो के बाद कार्बन यहाँ पर 5 है तो मुझे लिखना पड़ेगा यहाँ पर पेंटाइल, क्योंकि 5 कार्बन को हम पेंट कहते हैं, और यहाँ पर ब्रोमीन अटैच है। तो अब हम इसको क्लोराइड न लिख के क्या लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे ब्रोमाइड। तो इसको क्या लिखना होगा, ब्रोमाइड। तो इसका नाम हुआ नियोपेंटाइल ब्रोमाइड। क्या बोलेंगे बच्चों इसको हम, नियोपेंटाइल ब्रोमाइड। ओके, चलिए अब अगला है आपका CH3 ओके, तो इसका मतलब हुआ CBr का मतलब हुआ कि इस कार्बन के साथ CH3 ग्रुप कितने अटैच हैं, 3 CH3 ग्रुप अटैच हैं। तो 3 CH3 को हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे। क्लियर। 3 CH3 को हमने ऐसे लिखा। अब आप लोग जानते हो कि इस स्ट्रक्चर को हम टर्शरी स्ट्रक्चर बोलते हैं। क्लियर। तो टर्शरी का हमें काम तब पड़ेगा जब हम इसके सामान्य नाम की चर्चा करेंगे, लेकिन अभी हमें इसकी IUPAC के बारे में जानना है। तो IUPAC के लिए हमने लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट करना है कार्बन एटम्स की। तो ये हुआ हमारा कार्बन नंबर 1, ये हुआ कार्बन नंबर 2, और आप देखोगे कि 1 पे आपके 2 डायमिथाइल ग्रुप अटैच है
ओके और 1 वाली ही पोजीशन पे आपका क्या है, ब्रोमो वाला ग्रुप भी अटैच है। तो हमको इसको क्या लिखना होगा, हमको इसको लिखना पड़ेगा, क्योंकि हम अगर लॉन्गेस्ट चेन कार्बन एटम्स की सेलेक्ट करते हैं तो हमारे पास में 3 कार्बन एटम्स की चेन भी आ सकती है। तो हम इसको 1 2 ना लिखकर हम कार्बन की चेन को ऐसे सेलेक्ट करेंगे कि लॉन्गेस्ट चेन हमारी यहाँ पर फॉर्म हो। तो हम क्या करेंगे, कार्बन की चेन को ऐसे सेलेक्ट न करते हुए हम क्या करेंगे, 1 2 3 यहां से लेंगे। ये हुआ आपका फर्स्ट कार्बन, ये हो गया आपका सेकेंड कार्बन और ये हो गया आपका थर्ड कार्बन। तो देखिए 2 पे ही ब्रोमो है, 2 पे ही मिथाइल है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल, और क्योंकि 3 कार्बन है तो 3 कार्बन को हम दोबारा क्या कहेंगे, हम उसको प्रोपेन कहेंगे। तो ये हुआ 2 ब्रोमो 2 मिथाइल मेथ 8 प्रोप, ये हो गया आपका प्रोपेन। ओके अब बात करते हैं इसके सामान्य नाम की। क्योंकि ये स्ट्रक्चर टर्शरी है और टर्शरी के अलावा आप देख सकते हो 1 2 3 4 कितने कार्बन है यहाँ पर, 4 कार्बन आपके पास में यहाँ पर है। 4 कार्बन को हम मेथ 8 प्रोप ब्यूट कहते हैं, तो इसका नाम होगा टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। क्लियर है। चलिए ये हुए आपके 3 नेम्स जिनके प्रारूप का हमने सामान्य नाम और आईयूपीएसी नेम की चर्चा की।